हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस देखिए दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, संसाधन। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा, ये संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि दो बच्चे हैं, वो अपनी दादी की मदद कर रहे हैं घर के काम में, और उन्होंने फिर चीज़ों को देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या क्या है। ठीक है, तो उनकी दादी ने बताया ये संसाधन है। संसाधन है ना, तो उन्होंने पूछा संसाधन क्या होता है, ये वो ऐसे पूछते हैं ना, नॉर्मल बच्चे सभी पूछते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये संसाधन ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं ना, तो ये चीज़ें संसाधन कहलाती हैं ना। आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों की विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं दोस्तों, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आगे देखिए, हाँ, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, इन सभी में कुछ एक ऐसा क्या है पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक ऐसा क्या है जिनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया हो। तो कह रहे हैं कि जितनी भी अपने आसपास की वस्तुएं हैं, ये सभी संसाधन हैं, चाहे वो पढ़ने की किताब हो, चाहे वो सफ़र करने के लिए रिक्शा, तांगा, घोड़ा, गाड़ी, बैलगाड़ी, जो कुछ भी है। ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, कार, रेल, ट्रेन, जहाज, है ना, पेन, कलम, डॉट, है ना, कटर, बैग। ठीक है, और अन्य सब्जियों में कोई भी सब्जी ले लो। ठीक है, ये सभी जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, सभी संसाधन की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, इसलिए वे उपयोगी हैं। क्या? जिन चीज़ों का उपयोग हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें संसाधन कहते हैं और इसीलिए वो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता और उसका महत्व उसे संसाधन बना देती। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका उपयोग हो रहा है और उसका कोई एक अपने आप में महत्व है, वो संसाधन है। ठीक है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, है ना। मूल्य का अर्थ होता है मूल्य का अर्थ महत्व होता है। जो मूल्य होता है ना, वैल्यू कह सकते हैं, रेट, उसका महत्व क्या होता है? उसका अर्थ होता है महत्व। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। जैसे किसी चीज़ की आपने रेट लगा दी, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, लाख रुपये। ठीक है, तो उसका अर्थ, मूल्य का अर्थ क्या होगा? महत्व। यानी कि आपके लिए वो वस्तु 10 रुपये का महत्व रखती है। ठीक है, 100 का रखती है, 1000 का रखती है, लाख का रखती है, जितनी का भी रखती है। ठीक है, तो आप मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। ठीक है, आगे देखिए, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। कुछ ऐसी संसाधन होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक यानी कि जिनकी कीमत लगाई जा सके, जिनका मतलब रेट लगाई जा सके। ठीक है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। बहुत सी संसाधन ऐसी होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। देखिए क्या क्या है। उदाहरण के रूप में धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। देखिए, जैसे किसी धातु की वस्तु है, कोई भी, चाहे वो मतलब मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो। ठीक है,
जैसे कि लकड़ी का हो कोई वस्तु, या प्लास्टिक का हो, या किसी अन्य धातु का हो, ठीक है, उसका होगा आर्थिक मूल्य, ठीक है। और कोई जैसे कह रहे हैं कि जो कोई मनोरम दृश्य होता है, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ हम जैसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो वो दृश्य हमने देखा, वो कितना अच्छा वो होता है, वो भी संसाधन ही होती है, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, हम उन्हें फ्री देखते हैं ना। आगे कह रहे हैं कि परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। जो दोनों ही संसाधन कौन से, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो, यानी कि जो धातुओं से बने होते हैं, किसी भी प्रकार की धातु से बने होते हैं वो, और जो हम मतलब देखते हैं है ना, कहीं भी सफ़र में या कहीं भी जाते हैं तो ठीक है, तो वो देखते हैं, वो दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे कोई मनोरम दृश्य देख लिया हमने, कोई झरना देखा, कोई तालाब देखा, कोई झील देखी, कोई पर्वत पहाड़ जंगल हैं, है ना, नदियाँ हैं, ये देखते हैं तो ये भी संसाधन ही होते हैं दोस्तों। लेकिन ये इनका आर्थिक महत्व नहीं होता, ये हमारे लिए कोई वैसे नहीं है, हम इनको पैसे देकर खरीद नहीं सकते, पैसे देकर बेच नहीं सकते। वो बात अलग होती है कि सरकार के हाथ में होता है, ठीक है, वो चीज़ अलग होती है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई मतलब बस, कार, ट्रेन, ना, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, और ये जो भी अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, है ना, जो हम बच्चे पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि बैग, किताब, पेन, और भी अन्य सामग्री होती हैं स्कूल के बच्चों के पास, वो भी है ना, खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती हैं, है ना, रहने के लिए जो भी घर हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं, घर, बंगला, गेट, किवाड़, है ना, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, जो कुछ भी आपके आसपास हो, सभी चीज़ों का आर्थिक महत्व होता है, ठीक है। और जो चीज़ें जंगलों में पाई जाती हैं, इधर उधर हम सफ़र में जाते हैं कहीं देखने को मिलती हैं, वो चीज़ें, उनका आर्थिक महत्व नहीं होता, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है। आगे देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती हैं। कुछ संसाधन ऐसी भी हैं जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है। जैसे कि कोई वस्तु है, वो जैसे आज 10 रुपए की है, कुछ समय बाद वो वस्तु 20 रुपए की हो जाएगी, तो वो समय के साथ उसका आर्थिक मूल्य बढ़ गया है, ठीक है, या आर्थिक मूल्य हो गया है। जैसे कि कोई वस्तु है, आज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू हो गई, तो ये क्या होता है, ये समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और वो वस्तु मूल्यवान हो गई, ठीक है। अब आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करके करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप के मूल्यवान हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपकी दादी के नुस्खे होते हैं, या कोई डॉक्टर होता है जो दवाइयाँ देता है, तो फ्री देता है ना, बहुत से डॉक्टर आज भी देखने को मिलेंगे, तो वो फ्री दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, तो उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, उनसे कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, उनसे किसी को फ़ायदा नुकसान तो हो नहीं रहा है। फ़ायदा हो रहा है, जो दवाई ले जाएगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन उनको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है जो उनको बेच रहा है, ठीक है, तो उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ठीक है। और यदि वो पेटेंट करा लें, मतलब एक पेटेंट होता है, जैसे कि कोई दवाई है, उसका वो होने लगे, पेटेंट करा के वो पैसों से बेचने लगे, तो उन चीज़ों का आर्थिक महत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, ये क्या है, शब्दावली पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है ना, तो पेटेंट उसे कहते हैं जो किसी चीज़ के पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने किसी चीज़ को बनाया, यदि वो हम बनाकर ऐसे ही बेच रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका मतलब पेटेंट नहीं हुआ। और यदि हम उसका पेटेंट करा लेंगे, यानी कि उसे एक रजिस्टर करा लेंगे कि ये चीज़ हमारे अलावा कोई नहीं बेच सकता, या हमारे अलावा कोई नहीं रखेगा, ये है ना, तो पेटेंट हो जाएगा, फिर वो एक हमारे नाम से रजिस्टर हो जाएगी, सिर्फ उसे हम ही बेच पाएंगे, हम ही उससे पैसे कमा पाएंगे ना, तो ये चीज़ होती है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था। आगे देखिए, अगर आपको छोड़ना है शब्दावली, इसको देख लेते हैं। औद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग औद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान को, किसी वस्तु की बनाने की प्रक्रिया को, वस्तु के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो प्रौद्योगिकी, ठीक है। बस इतना ही, आगे देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, टाइम और इंडस्ट्रीज, ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकती हैं। कोई भी पदार्थ है, उसको पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। मतलब जैसे कि एक पेड़ है, उसको काट कर
पेड़ तो मैं मतलब उधार ले रहा हूँ, ठीक है। पेड़ से काट कर कोई लकड़ी का एक बढ़िया सा कारीगर ने वो बना दिया कि एक पलंग भी बना दिया, पलंग को मानते, ठीक है। तो पलंग बना दिया। अब वो पलंग का एक टाइम लगा होगा पलंग को बनाने में, है ना, तो समय लगा, है ना। तो और वो वस्तु थी, तो उस वस्तु से मतलब लकड़ी से वो पलंग बना। अब उसकी कीमत बनी हुई कि नहीं, तो ये उसका आर्थिक महत्व की वस्तु बन गई, ठीक है। और वैसे वो लकड़ी, ये पेड़ है खड़ा है, तो वो एक संसाधन के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक है। संसाधन ऐसा नहीं मतलब एक उससे लोग छाई ले रहे हैं, सब कुछ फायदा कर रहे हैं, तो उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, यानी आर्थिक महत्व नहीं है, यानी उसी को पैसा ऐसा मिल नहीं रहा है किसी को, ठीक है। हालांकि वो एक बात अलग हो जाती है, फल पकेंगे, फलों को मार्केट में बेच जाओ तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। और जैसे किसी चीज़ को मान के चलिए, कोई चीज़ है कम फैक्ट्री में बन रही है, तो फैक्ट्री में उस चीज़ को बनने के बाद टाइम लग रहा है ना, और फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा तो उसका आर्थिक महत्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अलग बात हो अलग है, ठीक है। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकता है क्या है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। दोनों लोगों की आवश्यकताओं में से संबंधित हैं, ये दोनों ही चीज़ें, समय और प्रौद्योगिकी, ये दोनों ही इंसानों की आवश्यकताओं से संबंधित है, यानी इन दोनों से ही इंसानों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ठीक है। लोग स्वयं ही अब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम लोग भी दोस्तों एक संसाधन के रूप में मतलब माने जाते हैं। जैसे कि किसी फैक्ट्री में लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वह क्या कहेंगे कि लोग ही वो फैक्ट्री के लिए लोग संसाधन ही माने जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बात है, ठीक है। तो लोग संसाधन माने जाएंगे, और इसको कहते हैं श्रम संसाधन के रूप में। आदमी वहाँ पर काम करेगा तो श्रम संसाधन के रूप में वहाँ पर अपनी वो कराएगा, ठीक है, अपनी मेहनत को लगाएगा, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत सी अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत सी अन्य खोज और एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। कह रहे हैं कि कोई भी खोज हो उसकी सहारी और भी अन्य खोजें होने लगती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। उदाहरण दिया है, जैसे कि आग की खोज हुई, तो आग की खोज के बाद देखिए खाना पकाने की नई तकनीकी खोजी गई, है ना। पहले खाना कैसे पकाते थे, तो पकाते भी नहीं थे, वैसे ही खा लेते थे कच्चा लोग, मतलब जो पुराने आदि मानव थे, हमारे पूर्वज थे वो, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज की, फिर उन्होंने आग को पकाना, मतलब आग पर खाना पकाना, फिर उन्होंने बर्तन बनाए, बर्तनों में खाना पकाया, तो ऐसे नई नई तकनीकी विकसित कर ली थी। आगे देखिए, धीरे प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहले पहिए के आविष्कार से अंतर परिवहन की नवीनतम अभिविधियों का विकास हुआ। कह रहे पहिए, उसी प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ। उससे पहले क्या, लोग बाग सामान को ऐसे अपनी कंधों पर लाद कर ले जाते थे, किसी प्रकार खींच कर ले जाते हो, खींच कर ले जाते हो, है ना। तो ये, और फिर पहिए का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने फिर गाड़ी का आविष्कार किया। गाड़ी से धीरे धीरे आज देखिए हम कहाँ पर हैं, ट्रेन तक हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब पहिए के आविष्कार से ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। साइकिल से मोटरसाइकिल, शुरुआत में साइकिलें भी ऐसी हुआ करती थी दोस्तों कि आप देख कर हंसेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल आई, साइकिलों में सुधार हुआ, मोटरसाइकिलों में सुधार हुआ। आज देखिए कितनी मॉडर्न तकनीकी के माध्यम से हम बहुत बेहतरीन किस्म की मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, कार, बस, मोटर, रेलें, है ना। जो जो भी मेट्रो तक हम सुपर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन तक पे आ चुके हैं दोस्तों, है ना। और हवाई जहाज़ हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, बड़े, है ना। इन सभी प्रकार की चीज़ों की खोज कैसे हुई, है ना। धीरे धीरे इंसानों ने पहिए का ही अलग अलग उपयोग करना सीखा। पहिए का ऊपर जो होता है ना, उसमें परिवर्तन किया, धीरे 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 ये सब विकास हुआ, ठीक है। तो ये सब होता रहा पहिए के आविष्कार से। आग की खोज से तो आप देख सकते हैं क्या क्या खोजा जा चुका है। आगे देखिए। हाँ हाँ, जबकि विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। उसी प्रकार दोस्तों एक और उदाहरण बता रहे हैं कि अ, हाँ, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने, जो जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी तकनीकी है, उससे क्या हुआ दोस्तों, जो जल कहीं स्टोर रहता है, उससे आज क्या है, लोग ऊर्जा बनाकर, मतलब बिजली बनाकर, बिजली ऊर्जा ही होती है ना, बिजली यानी कि ऊर्जा का रूप, मतलब जल से बिजली बनाई, जो कि एक ऊर्जा का रूप है ना। उससे आज से कितना मतलब उपयोग होता है। आज बिजली दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है लगभग जहाँ पर बिजली लाइट का उपयोग ना किया जाता हो, विद्युत का उपयोग ना किया जाता हो। लगभग हर क्षेत्र में
लगभग हर क्षेत्र में विद्युत यानी बिजली का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है हमारे लिए आज, है ना। ये बच्चा है, ये माँ है, बच्ची है, ये माँ है, क्या बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन माँ है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, ये बच्ची भी कह रही है, ठीक है। आगे देखिए, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों की प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों के प्रकार 3 रूप में वर्गीकृत किए गए हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद एक संसाधन है, ठीक है। तो देखिए, तो देखते हैं, खैर मैसेज आते रहते हैं। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों में जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर हमें देता है, नेचर, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आगे देखिए, और सभी अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, उनका अधिक संशोधन नहीं किया जाता, उनमें कोई सुधार नहीं किया जाता, ज़्यादा उनमें सुधार नहीं किया जाता, ठीक है। वो सीधे ही लगभग उपयोग होते हैं, थोड़ा बहुत उपयोग, मतलब उनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाता है, सुधार कर दिया जाता है, ठीक है, सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। वो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। वायु, जिसे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, समझ रहे हो। तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन, जल है, जैसे कि हम नदी से जल पीना चाहते हैं, तो जैसे कोई गंदा जल है तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब साफ़ करके पी लेंगे, है ना, या थोड़ी देर के लिए उसमें फिटकरी वगैरह को चारकोल वगैरह डाल के पीते हैं, ठीक है। या कोई हवा है, हवा ऑक्सीजन, आजकल ऑक्सीजन तो हम शुद्ध ऑक्सीजन ले कहाँ पा रहे हैं, बशर्ते अच्छी वातावरण में रह रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह जैसी बड़ी बड़ी शहरों में लोग शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये भी संसाधन है ना, कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर मृदा है, मिट्टी का हमें जैसे कुछ घड़ी बनाना है तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके, सुधार करके, अच्छी मिट्टी छाँट कर उसमें पानी से गिलास करके उसे अच्छी से घड़ी बनाती है और भी चीज़ें बनाती है, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, और भी खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं दोस्तों। प्रकृति हमें ये निःशुल्क देती है, फ्री देती है, कोई हमसे पैसा नहीं लेती, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कह रहे हैं कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ संसाधन ऐसे भी हैं दोस्तों प्रकृति में कि उनका औजारों द्वारा और प्रौद्योगिकी यानी कारखानों और फैक्ट्रियों द्वारा थोड़ा बहुत उपयोग करके उन संसाधनों का बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना जो, इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, विस्तृत रूप से, यानी कि समझ रहे हो, बड़े क्षेत्र में, बड़े लेवल पर, ठीक है, उच्च लेवल पर, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, जो दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीनीकरण संसाधनों में कुछ संसाधन ऐसे हैं दोस्तों, ये असीमित हैं, इनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, और ये इन पर मानव की जो भी क्रियाकलाप है मानव की, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मतलब एक तो असीमित हैं, ठीक है, इनकी कोई ख़त्म होने की फिक्स डेट नहीं है, और क्या है, ये मानव की क्रियाकलापों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये नवीनीकरण संसाधनों की लिस्ट में है ना, है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हवा चलेगी, हमेशा चलेगी वह। सूर्य की ऊर्जा हमेशा पड़ेगी, ठीक है, धरती पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि धरती बंद कर दी घूमना, सूर्य की रोशनी ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कल्पना है कि सूर्य पृथ्वी घूमना बंद कर दी और सूर्य की रोशनी ना पड़े इस पर, तो ठीक है। तो ये दोनों ही संसाधन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इनका मानव की क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मानव कुछ भी करता रहे। सोलर पैनल जो लगे हैं, वो पवन ऊर्जा की जो पवन यंत्र लगे हैं, संयंत्र लगे हैं, ये तो हमें ऊर्जा देंगे, ठीक है, मानव कुछ भी करता रहे।
ठीक है, बशर्ते वो अपनी मशीन अपने तरीके से काम करती रहें, ठीक है, जो भी उपकरण हैं वो अपने तरीके से काम करते रहें बस। देखिए, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से, हाँ, लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं नवीनीकरण संसाधन जिनका यदि मानव लापरवाही से उपयोग करेगा, उनके साथ मानव अनियंत्रित और अनियमित हस्तक्षेप करेगा, है ना, उनके साथ मतलब कह सकते हैं कि उनका दुरुपयोग करेगा, तो ये संसाधन हमारे लिए मतलब मानव से प्रभावित हो सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे जल है, जलीय जल, जैसे कि आजकल बहुत सी क्षेत्रों में लोग अपने यहाँ पर अधिक से अधिक जल का दुरुपयोग करते हैं। नल चल रहे हैं, हैंडपम्प चल रहे हैं, लेजम होती है ना, जो पाइपलाइन डली हैं, चल रही हैं, पानी फालतू फैल रहा है। दोस्तों यदि आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप पढ़ लिखे, आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आप नल की टोंटियाँ हैं, पाइपलाइंस हैं, जहाँ भी पानी का बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं तो उसको मतलब रोकें, कहें जो भी कर रहा है ऐसा उनसे कहें, या आप वो नहीं मान रहा तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक समझदार पढ़े लिखे की एक मतलब मुख्य जिम्मेदारी होती है, मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए जल, मृदा भी आजकल दोस्तों मिट्टी पर जो होती है ना, मिट्टी के साथ भी लोग मतलब वैसा मतलब अलग बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि पॉलीथीन्स वगैरह हों, कांच होते हैं, जो अन्य जो ऐसी भी चीज़ें हैं जो मिट्टी में मतलब गलती नहीं है, वो चीज़ें मिट्टी में दबा दी जाती हैं, फिर काफ़ी समय बाद भी वो ऐसी की जैसी की तैसी निकलती हैं। तो ये भी मिट्टी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, ठीक है। बुरा बर्ताव यानी कि मिट्टी के साथ मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, मिट्टी के साथ दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और वनों के साथ तो आप दोस्तों आप आए दिन देख ही रहे हैं कितनी अधिक से अधिक मात्रा में लकड़ियाँ कट रही हैं। लोग आए दिन वनों को साफ कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी आवास बना रहे हैं, वनों के साथ वनों के क्षेत्रों में पर्यटन स्थल बना रहे हैं दोस्तों। जब काट सकती हो तो बना पेड़ क्यों नहीं लगा सकते दोस्तों। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जिन लोगों से जो पेड़ काटते हैं, मान चलिए कोई क्षेत्र में, किसी वन क्षेत्र में आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई पर्यटक स्थल बना रहे हैं, या मान के चलिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस्तियाँ बसा रहे हैं, तो मान के चलिए आपने 10 पेड़ काटे, तो 10 पेड़ जब से आपने 10 पेड़ काटे उससे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले कुछ पेड़ वहाँ लगा दें, उसके बाद या वो काटने के बाद लगा दें ना। जैसे आज मैंने कोई पेड़ काटा है तो वो पेड़ काट के वहाँ से साफ़ सफाई करके वहाँ पर अच्छे से एक पेड़ की जगह 2 पेड़ तो कम से कम लगाए हैं ना। तो वो जब वो पेड़ की लकड़ी तक सूख नहीं पाई थोड़ा, तब तक वो पेड़ थोड़ा बड़े होने लगेंगे ना। वो ये यहाँ तक कि वो जो पेड़ काटा है उसकी लकड़ी का कुछ सामान बन नहीं पाएगा, तब तक हो सकता है वो पौधे मतलब बड़े होने लगे धीरे धीरे, तो आगे भविष्य में वो हमारे मतलब जो भी इंसान है भविष्य में बच्चे होंगे उनके लिए काम आएंगे नहीं, है ना। 100 पेड़ काटे हैं तो कम से कम 150 लगाएं, 100 तो लगा ही दें दोस्तों। ये हमारी आपसे अपील है, विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो वनों के साथ लापरवाही हो रही है, आए दिन मतलब इंसान बहुत अत्याचार कर रहा है ना, वन्य जीवों पर, और वनों के साथ लापरवाही कर रहा है, ठीक है। ये इसका प्रभाव हमें बहुत मतलब बहुत अधिक कीमत चुका कर देना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ दोस्तों बहुत सी प्रकार की वन्य जीवों से, बहुत सी प्रकार की वनों की पेड़ों से, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों से, बहुत सी चीज़ों से मतलब अनजान होंगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में वनों की इतनी तेज़ी से कटाव हो रहे हैं, वन कट रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि मतलब पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े उनका, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग कहीं एक भी अगर जाते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो अपनी लाइफ में हर साल दोस्तों 2 4 6 जितने भी पेड़ लगा सकते हैं पेड़ लगाएं दोस्तों, हैं। ये आपसे गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है। आगे देखिए, जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। क्या करें, जल नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता तो है, असीमित भी है, लेकिन आगे देखिए, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व की बहुत सी भागों में एक बड़ी समस्या है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन है दोस्तों। जल असीमित है, धरती पर लगभग 71% से भी ज़्यादा जल है दोस्तों, लगभग मतलब बहुत ज़्यादा जल है, ठीक है। 71% तो एक अनुमान की बात है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर नहीं कहा जा सकता कि इतना ही है, क्योंकि आए दिन जल का मतलब उपयोग हो रहा है, आए दिन जल समुद्रों में से आ जाता है ना, चक्रीकरण के माध्यम से,
जो जल चक्र होता है ना उसके माध्यम से, ठीक है। तो प्रॉपर उसकी की मतलब मात्रा बताना या प्रॉपर उसका परसेंटेज बताना कितना परसेंट है या नहीं है इतना, तो ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। मतलब बहुत अधिक मात्रा में जल है, फिर और प्राकृतिक भी है, ठीक है, और नवीनीकरण भी है, ठीक है। फिर भी क्या कह रहे हैं कि आज विश्व की बहुत सी भागों में जल में एक बड़ी समस्या है जल की, ठीक है। आगे देखिए अनवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन को देखती हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, संसाधन की भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत अथवा पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकती हैं। अनवीनीकृत संसाधनों की लिस्ट में देखिए दोस्तों क्या क्या है इनको, हाँ इसको देखेंगे। ये दोस्तों मतलब एक बार उपयोग कर लेने के बाद अनवीनीकरण संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद इनका पुनः निर्माण करने में हजारों साल लगती हैं, लाखों साल लग जाती हैं ना। तो ये अनवीनीकरण संसाधन है, इनका पुनर्चक्रीकरण नहीं हो पाता है ना, रिसाइकल नहीं हो पाती है ना। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, इनका चक्रीकरण यानी इनका पुनर्निर्माण होना, पुनः इनका हाँ नवीनीकरण होना एक लंबी अवधि होता है, और वो इतनी लंबी अवधि है कि इंसान मरकर कई जन्म ले लेगा, उसके बाद ये चीज़ों का पुनः चक्रीकरण हो पाएगा, ठीक है। ये क्या है इसको देख लेते हैं हम, इसको छोड़ते हैं अम्मा की सूची। हाँ हाँ इसको शब्दावली देख लेते हैं पहले। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन को उपलब्ध मात्रा है संसाधन, ठीक है। आगे देखिए इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं, कौन कौन से, तो वही जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, गैस इसकी उदाहरण है। अनवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो दोस्तों कोयले का उपयोग कर लेंगे, एक बार कोयला जल जाएगा तो दोबारा थोड़ी ना वो कोयला मतलब उपयोगी लायक रहेगा। मान के चलिए कोई कोयला है तो मैं मानता हूँ चलो 2-4 बार यूज हो जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, तो दोबारा नहीं होगा। पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज होती है, नहीं होती। डीजल भी नहीं होता, ऐसे ही पेट्रोल से जितनी भी पेट्रोलियम उत्पादन है ये कोई भी दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते, ठीक है। प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग होगी दोबारा होती नहीं। और फिर जब जी हमारी यहाँ पे ज़मीन के अंदर जहाँ से निकलती हैं ये सब संसाधन, वहाँ पर लाखों समय बाद, लाखों वर्षों बाद ये आपदाएँ आती हैं, पेड़ पौधे जब भूमि के अंदर दब जाती हैं, उनसे ये चीज़ें बनती हैं, जानवर दब जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से फिर ये चीज़ें निकलती हैं, समझ लो। इसके आगे इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया जाता है इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसी अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसी अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किस चीज़ों पर निर्भर करती हैं, तो आप दोस्तों मैं दोबारा बता दी, आप देखिए भूभाग किस क्षेत्र में होना चाहिए, किस क्षेत्र में होंगे, किस क्षेत्र में नहीं होंगे, ठीक है। जलवायु, किस क्षेत्र की जलवायु अच्छी है वहाँ पर ये संसाधन पाए जा सकते हैं, किसकी क्षेत्र की जलवायु अच्छी नहीं है वहाँ पर ये नहीं पाए जा सकते। जैसे कि कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड और भी अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार डीजल पेट्रोल देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इस क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, समझ रहे हो। ये असम की डिब्रूगढ़ है, और ये देखिए बॉम्बे हाई है, और कहीं कहीं गुजरात के क्षेत्रों में भी है, और 2-4 मतलब 1-2 क्षेत्र और भी हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। मुख्यतः ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है, डीजल पेट्रोल वगैरह। वो भी बहुत कम मात्रा में, हमारे देश की आपूर्ति भी नहीं हो पाती इन चीज़ों से, इतना कम निकलता है ना, तो हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और ऊंचाई किस अधिक ऊंचाई होगी तो वहाँ डीजल पेट्रोल की संभावना कम होगी, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, है ना। तो वहाँ पर हो सकता है कि बहुत अधिक दिक्कत हो, अगर मान के चलिए पाया गया कहीं पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो बड़ी मुश्किल से मतलब अनेक प्रकार के संसाधन लगाने पड़ेंगे, तब वो जाकर मशीनें लगानी पड़ेंगी, तब वो जाकर वहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये नीचे क्षेत्रों में मतलब निकाला जा सकता है, जैसे सब बॉम्बे हाई है, ये सबसे नीचे क्षेत्र है, ये समुद्र के बीचों बीच से लगभग डीजल पेट्रोल निकाला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं, उसके द्वारा निकाला जाता है, समझ लो।
आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आप समझोगे क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस किस चीज़ प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ये सब भौतिक कारण ही तो हैं, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई वगैरह, ये अनेक प्रकार की। ठीक है, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। पृथ्वी पर इन भौतिक कारकों में भिन्नता है, इन सभी चीज़ों में भिन्नता है, उस कारण ये संसाधन वितरण असमान है, संसाधनों का वितरण असमान, यानी कि कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा है ना। तो ये मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाती हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। कह रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं, सॉरी, कभी कभी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करें। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब तक प्राकृतिक संसाधन ही रहती हैं जब तक उनका मूल रूप बदल नहीं दिया जाता। जैसे कि लोहे को ले लीजिए, लौह अयस्क को, जब तक उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा, मानव क्रियाकलाप के द्वारा वो उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक वो संसाधन उपयोगी नहीं होंगे, है ना। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे लोहा कोई उदाहरण ले रहे हैं ना, तो लोहा जो अयस्क है, मतलब उस समय उपयोगी नहीं था। उस समय ये प्राकृतिक संसाधन था लेकिन उपयोगी नहीं था, जब क्योंकि उस समय मनुष्य ने इसका उपयोग करना नहीं सीख पाया था। मनुष्य ने इसकी लोहे का मतलब कैसे उपयोग करना है, किस तरह से उस लोहे इसके को गला कर पीट कर अपने औजारों में मतलब उसका उपयोग करना है, औजार बनाना है, किस तरह से उपकरण बनाना है। ठीक है, ये नहीं सीखा था, तब तक इनका कोई उपयोग नहीं था। ठीक है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन कह सकती हैं। ठीक है, कहती है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ये वो प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानव निर्मित संसाधन कही जाती हैं, होती हैं प्राकृतिक संसाधन, समझ लो। और ये प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में ही आती है, लेकिन इनका मानव की हस्तक्षेप, मानव के द्वारा एक्टिविटी करने के बाद ही ये मतलब ठीक रूप से हम उपयोग कर पाते हैं, समझ लो। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। उद्योग होते हैं ना, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। इनमें भी फैक्ट्रियों में जो भी कच्चा माल आता है जंगलों से या खेती बाड़ी से, है ना, फसलों से या जो भी कहीं से आता हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो प्राथमिक संसाधन वो होते हैं संसाधन, उनका उपयोग डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब उसका मानव की हस्तक्षेप होगा, उसके साथ मानव की क्रियाएँ होंगी, मानव उसमें मतलब मशीनों से उसका मतलब कोई सामान बनाएगा, फिर वो मार्केट में जाएंगी, तब बिकेंगी, तब उसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन ही है। ठीक है, लेकिन मानव निर्मित हैं। ठीक है, मानव ने इसमें अपना भी श्रम लगाया है, समझ लो। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करें, मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उन्हें मानव निर्मित संसाधन बना लेते हैं। और यहाँ पर छूट रहा है, कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पुल, सड़क, मशीन और अन्य प्रकार की चीज़ों में। ठीक है, ये हमने दोबारा पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, ये ने स्वीकृति से सिर हिलाया। ठीक है, ये शब्द किसने कहा, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ये मोना ने कहा था। ठीक है, और राजू ने सिर हिला दिया। ये बच्चों की बात चल रही है, आप समझ रहे हो। आठ का छात्र है, छात्राएँ, वो आपस में उनको समझाने के लिए ये बातें चलती हैं, समझ रहे हो। आगे देखिए, मानव संसाधन देख लेते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक बेहतर उपयोग मानव तभी कर सकते हैं जब मानव के पास उस चीज़ को बनाने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी कि फैक्ट्रियाँ। ठीक है, आगे देखिए, इसको देख लीजिए। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। बच्ची, ये लड़की कोई है, वैज्ञानिक है। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं। आगे देखिए, यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ये कोई समस्या होगी, इसने अखबार में पढ़ा होगा, फिर उसने कहा हम इसका समाधान ढूंढें, फिर इसने समाधान ढूंढ लिया। ठीक है,
तो इसको पढ़े मनन करें, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहा कुछ करके सीखना, इसको छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्य मानसिक तथा शारीरिकता से है, शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तरह इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मानव संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक तो हो गया था, इस पढ़ना है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो अन्य प्रकार के संसाधनों के साथ अपना समय लगाता है, अपना श्रम लगाता है, अपना मतलब दिमाग लगाता है, अपना कौशल लगाता है, जो कुछ भी है। ठीक है, और फैक्ट्री में मतलब उसका फैक्ट्री में किस किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, किस किस प्रकार से उसका आकार, रूप, रंग बदल कर उसको उपयोग में लेना है, समझ रहे हो। तो ये मनुष्य भी एक प्राकृतिक संसाधन में माना जाता है और एक सबसे विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। ठीक है, मनुष्य। अतः लोग मानव संसाधन है, लोग मानव संसाधन है, समझो। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। जो शिक्षा है, एजुकेशन, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ये मनुष्य को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सबसे उपयोगी चीज़ हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, चीज़ें हैं। यदि इंसान के पास शिक्षा होगी अच्छी, तो वो एक बेहतर बहुमूल्य संसाधन बन सकता है। ठीक है, और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो और भी वो एक बेहतर बहुमूल्य संसाधन बन सकता है। ठीक है, यदि शिक्षा है, स्वास्थ्य नहीं है, तो भी एक बहुमूल्य संसाधन नहीं बन सकता कोई भी इंसान। और अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा नहीं है, तो भी वो बहुमूल्य संसाधन नहीं बन सकता, समझ लो। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आगे देखिए, अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कह रही कि अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो अधिक से अधिक मानव को संसाधनों के रूप में उपयोग करना, और मानव के संसाधन के रूप में उनका कह सकती हैं उद्योगों में लगाना, और अन्य प्रकार का जो भी उसका उपयोग यूज करना है मानव संसाधन का, तो तभी कर सकते हैं जब उनको कौशल और उनके कौशल में सुधार किया जाए। ठीक है, और इस कौशल में सुधार किया जाएगा तो आए दिन सरकार की स्कीमें आती हैं, योजनाएं आती हैं। सरकार बहुत सी लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाती हैं जिनसे मानव विकास हो सके ना। तो उस चीज़ को, मानव के कौशल में सुधार करना, विकास करना, उसको क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, तो मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं मानव विकास संसाधन। ठीक है, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी। आगे ठीक है, संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बड़ा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ न तो छाया ही है, ना ही खाने पीने के लिए कोई कुछ था। ठीक है, लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में बिना निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने कहा, हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं होते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। तो बच्ची ने सपना देखा कि चारों तरफ सूख गया है, पानी आनी है, कुछ भी नहीं हो, ऐसी सपना देखा। तो उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी ऐसा कुछ हो सकता है? दादी ने कहा, हाँ, यदि यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से महत्वपूर्ण है, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकता है। बहुत दुर्लभ यानी कि बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और मानव के पास ये संसाधन नहीं रहेंगी, और फिर मानव इन चीज़ों के लिए परेशान हो जाएगा, समझ लो। और नवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। अनवीनीकरण संसाधन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे, समझ लो। तो अनवीनीकरण संसाधन तो सीमित है ना। आगे देखिए, राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने कहा, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? उसकी दादी ने कहा कि अपने दोस्तों से बात करें। और आगे देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। जो भी संसाधन है उनका सतर्कतापूर्वक सोच विचार कर उनका उपयोग करना। ठीक है, और उन्हें नवीनीकरण बनाने के लिए कोशिश करना। ठीक है, संसाधन संरक्षण करना। जो भी संसाधन है उनका संरक्षण भी करना है, संसाधनों का संरक्षण भी करना है। क्यों? संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आगे कह रहे हैं, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जो भी संसाधन है, संसाधनों का उपयोग करने की
आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समझ रहे हो क्या कह रहे थे? संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग के को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। कि संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति कम उपभोग करे, डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करे। कहीं जाना है, थोड़ी बहुत दूर है तो हम पैदल ही जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, है ना, बस वगैरह ही उपयोग कर लें वहीं, है ना। अब क्यों हर बार अनाप से मतलब फिजूल की साइकिल वो बाइक चलाते, मोटरसाइकिल चलाते फिरती है ना। तो ये है सरकारी वाहनों का उपयोग करें, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका उपयोग करें ना। आगे देखिए, और वस्तुओं को पुनः चक्रण, जो वस्तु रिसाइकल हो सकती है उनका रिसाइकल करें। ठीक है, मतलब दोबारा मतलब बन जाती है, जैसे कि कोई चीज़ है उसका मतलब पुनर्चक्रीकरण हो जाता है। और देखिए, पुनः उपयोग करना द्वारा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैं मानता हूँ दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है। यह एक विभिन्नता बनाता है क्या? क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुरानी समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। देखिए, उन बच्चों ने, उनकी दादी ने कहा था, तो उन्होंने फिर ये सब काम किया। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है, हमारे लिए कहा काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवार को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए उपयोग में नहीं होती हैं, समझ रहे हो। तो हम उन वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम जला देते हैं, है ना, आए दिन सर्दियों में कपड़े जला देते हैं जो, और मतलब वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे उपयोग में नहीं होती, हम उनको बेकार फेंक देते हैं, जला देते हैं ना। तो वो नहीं करना चाहिए। गरीब है हमसे कोई, उनको दे दें हम, है ना। कोई मतलब जैसे कि हम उनका उपयोग नहीं करते, हमारे कपड़े हैं, है ना, उनको धोकर अच्छी से प्रेस वगैरह करके आए दिन हमारे आसपास गरीब होते हैं उनको दे दें, उनको अभी मतलब अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत खुशी होगी। दोस्तों ये आप कुछ कभी करके देखना, बहुत खुशी होगी। अपने पुराने कपड़ों को धोकर धर दें कभी, मतलब जब कोई, है ना, प्रेस वगैरह करके, जब कोई गरीब दिखे या आपको कुछ उन क्षेत्रों में जाएँ जहाँ गरीब रहते हैं, ठीक है, तो उनको दे, बहुत खुशी होगी दोस्तों, बहुत अच्छी खुशी होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, हम अपने संसाधनों को बचाएं और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है, मुस्तफ़ा बच्चा होगा, उसने कहा था हम संसाधनों को बचाएं और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य होगा। ठीक है, ये बच्ची ने कहा था। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत सी पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे भी अपना मतलब दिमाग लगा रहे हैं नहीं। ठीक है, तो बच्चे समझदार होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने कहा। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से निर्मित होती है। जो बिजली होती है जल और कोयले से बनाई जाती है, आपको मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब घर में जल बेकार नहीं होगा। ये बच्चे बोल रहे हैं, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे देखिए कितना मतलब अच्छा सोच रहे हैं, है ना। हम बड़े लोग नहीं सोच पाते, वो बच्चे सोच रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसी मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक? अतः यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सततपोषी हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किए जा सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ रहे हो, तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं। सभी नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग सततपोषी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। आगे इसको देख लेते हैं, यह क्या है। सततपोषी विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन में सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधन में हास्य को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदाय को अपनी पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।
तो ये सततपोषी सिद्धांत है। आप इसको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर इसका पालन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए अभ्यास है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बच्चों के लिए है, महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हाँ तो ये क्या है, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट चाहूँगा दोस्तों। हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो दोस्तों पूरा देखा करें। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि NCERT हमेशा एक दूसरे से लिंक रहती हैं। पहला अध्याय देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आप चौथा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं ऐसे देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू पूरा देखने के लिए।